चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन किसी भी पार्टिकल, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सेम होता है। यही ना बताए थे? कब? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब। लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। अ बुलेट, अ बुलेट of mass 100 gram, a bullet of mass 100 gram is fired from a gun, is fired from a gun of mass 10 kg, is fired from a gun of mass 10 kg with velocity 200 meter per second, with velocity 200 meter per second. Full stop. Find find recoil speed, recoil speed, find recoil speed of the gun, find recoil speed of the गन। गन का रिकॉइल स्पीड बताना है आप लोगों को। कितना है आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए, ये है बुलेट, गोली। गोली का मास कितना है? 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 10 kg। जब फायर किए होंगे तो ऐसे रखे होंगे, हाँ या ना? मतलब इनिशियली बुलेट और गन दोनों क्या है? रेस्ट पे है ना? अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी हो जाएगी? हाँ, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इसके बाद क्या हुआ कि फायरिंग किए, है ना? जब हम लोग इसका बंदूक से फायर किए, है ना,
तो हुआ क्या कि जैसे फायर किए ये कितने वेलोसिटी से निकला, 200 मीटर। तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। बोलता है कि गन का रिकॉइल स्पीड बताइए। ठीक है, तो जैसे ही गोली चला ना, तो बुलेट जब आगे जाता है तो हाथ को पीछे झटका देता है, जानते हैं ना ये चीज। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉइल स्पीड या रिकॉइल वेलोसिटी। तो जितने वेलोसिटी से आपका हाथ पीछे आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। आपको बताना है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कितना होगा। तो हमने पढ़ा है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हमने क्या पढ़ा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू कितना, m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों बराबर होता है। m1 का वैल्यू कितना है 0.1, u1 का 0, m2 का वैल्यू कितना है 10, u2 का कितना है बाबू 0, m1 का कितना है 0.1, v1 कितना है 20, सॉरी 200, m2 कितना है 10, v2 हमको निकालना है, हाँ या ना। ये तो पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू कितना 20 प्लस 10v2, ये इधर आ जाएगा तो 10v2 इक्वल टू कितना आ गया -20, तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -20/10, तो v2 इक्वल टू कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। या माइनस साइन बता रहा है कि आपका बंदूक आगे गया है और आपका हाथ क्या आया है, पीछे आया है। ठीक है, लिख लीजिए। हम लोग को थोड़ा पंखा एडजस्ट करके चलाना होगा यार, लाइट चला गया है, टूट टाट हो रहा है। हो गया, आगे बढ़े। तो ये आसान सा क्वेश्चन था जो आप लोग बना लिए होंगे। अब आगे, आज हम लोग को पढ़ना है FBD, बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ये एक डायग्राम है जो हमको बताता है कि किसी भी बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कितने कितने किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और इसके हेल्प से हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है बच्चों, ये एक डायग्राम है जो बताएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पे कितने मैग्नीट्यूड और कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये उसकी जानकारी हम लोगों को देगा। ठीक है, लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, लिखेंगे
it is a diagram, it is a diagram that shows ठीक है, क्या लिखना है? इट इज अ डायग्राम दैट शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये एक डायग्राम है जो हमको बताता है कि कौन कौन कितने कितने मैग्नीट्यूड का किस किस डायरेक्शन में और कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि बच्चों वेट क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए आपका वेट कितना है, तो क्या बोलेंगे आप? पूरा यूनिट के साथ बोला, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, मिलीग्राम। 42 के। ठीक है, बैठिए। ओके, आपसे पूछे आपका वेट कितना है तो कितना बोलेंगे? बोलिए। 52 का सेंटीमीटर। अच्छा, 52 केजी। आपका कितना है वेट? हाँ, 50 केजी। कितना है बाबू प्रियांशु? और कुछ होगा बता दिए यार, 10 किलो 12 किलो जितना बोलना चाह रहे हो। चलिए, 40 केजी। ठीक है। हाँ, कितना है? हाँ, 55 केजी। आप सबके जोड़ के तो मेरा अकेले हो जाएगा। ठीक, चलिए सुनेंगे अभी इधर, है ना। मैंने आप लोगों से पूछा कि आपका वेट कितना है। एक बच्चे ने मुझे बोला 42 केजी है, एक ने बोला 52 केजी है, एक ने बोला 50 केजी है, एक ने बोला 40 केजी है, एक ने बोला 55 केजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन में हमारे डॉक्टर ने क्या किया है? जहर डाल दिया है। अच्छा, वहम डाल दिया है। हाँ, ठीक है। होता क्या है, डॉक्टर क्या जाते हैं तो बोलता है कि हाँ ये वेट कीजिए। आप ऐसे खड़े होकर देखे, वो बोला ये वेट कीजिए। आप खड़े होकर देखे, आया 42 केजी। बोल दिए हाँ 42 केजी। ठीक है। फिर आया जिसका 52 था 52, जिसका 50 था 50, जिसका 40 था 40, जिसका 55 था 55। ठीक है। हमसे बोला, हम उसी डॉक्टर के पास गए। ठीक है, तो हमसे बोला कि आप अपना वेट बताइए। तो हम भी अपना वेट बताएं, कैलकुलेट कर लेते रुक जाइए। हाँ, तो हमने बोला कि मेरा वेट है 882 न्यूटन। अब आप में और मेरे में डिफरेंस आ गया। ठीक है, हुआ क्या, आपसे मैंने पूछा आपका वेट बताइए, आपने मास बताया, बताया ना। क्या मैंने आपसे मास पूछा था? हम लोग को यहीं पे दिक्कत है कि हम वेट और मास में डिफरेंस ही नहीं समझते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वेट और मास में हम लोग डिफरेंस नहीं समझते हैं। कोई पूछा कितना वेट है, मुंह पे मार दिया मास उसके, मेरा 56 केजी, मेरा 50 केजी। ठीक है, लेकिन वेट में और मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मास टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी है, और वेट उस मास के वजह से अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है वो है। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी आपको कभी वेट निकालने बोला जाए ना, तो अपने मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके ही बताएंगे, जिसका वैल्यू हम 9.8 लिखते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट 90 केजी है, तो 90 इंटू 9.8 हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 882 लगभग में आ जाएगा। कुछ आ जाएगा ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में क्या पढ़ना है? वेट के बारे में पढ़ना है। तो आज के बाद से अगर कोई पूछेगा कि वेट क्या है तो क्या बोलेंगे उसको? वेट क्या है? सबसे पहले तो वेट इज अ फोर्स। ठीक है, अब फोर्स है तो किस वजह से? तो मास होने की वजह से। जिसके पास मास होगा उसके पास वेट भी होगा, तो 100%। ठीक है, जिसके पास मास होगा उसके पास क्या होगा? वेट होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना? जिसके पास मास होगा उसके पास क्या होगा? वेट होगा।
तो ये जो है वेट, ये एक फोर्स है, किसके वजह से? तो मास होने की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये मास है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेट मिलता है। ठीक है, तो वेट आने का कारण क्या है? मास है, और दूसरा अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब वहां पे फोर्स लग रहा है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। समझ में आया? वो फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने तरफ खींच रहा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे वेट बोलते हैं। याद रखिएगा, आपका मास अर्थ पे, मून पे, हर जगह सेम होगा, लेकिन आपका वेट अर्थ पे, मून पे, ये सब जगह क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास जो ग्रेविटी है वो अलग है, मून की अलग है, मरकरी की अलग है, मार्स की अलग है। तो आपका वेट हर जगह चेंज हो सकता है, लेकिन आपका मास हर जगह चेंज नहीं। याद रहेगा? तो अगर कोई पूछे वेट क्या है तो क्या बोलेंगे? वेट इज अ फोर्स। वेट एक फोर्स है, किस वजह से आता है? बॉडी के मास की वजह से आता है। कौन लगाता है? फोर्स लगा, वही सॉरी, अर्थ लगाता है। कौन लगाता है? अर्थ। अभी हम लोग अर्थ में है तो अर्थ का बात करते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बोला है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना? और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन होगा, वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वही फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन होगा, वेट उसी डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। किधर काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी बॉडी आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक बॉडी है ना? इस बॉडी के पास मास है, तो मास होने की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको वेट बोलेंगे, और ये वेट जो है बच्चों, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, जिसको आप डब्लू बोलते हैं। डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू जी हो जाएगा। याद रहेगा? ठीक है, तो फोर्स किस वजह से लग, ये वेट किस वजह से लग रहा है? मास होने की वजह से। किस वजह से? दुनिया में जो भी बॉडी है जिसके पास मास है, उसके ऊपर वेट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कोई ऐसा बॉडी है जिसके पास मास नहीं है? बता सकते हैं? दुनिया में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जिसके पास मास नहीं। ठीक है, हर एक बॉडी बॉडी है तो बिना मास के कहां से होगा? एक इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है ना? कितना है? 9.1 10 का पावर माइनस 31 kg मास है ना? मास आ गया तो उसके बाद भी क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे वेट, लिखेंगे वेट एक्टिंग ऑन वेट, सॉरी वेट में लिखिए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास is known as, is known as weight, is known as weight, is known as weight। उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे weight always acts, weight always acts in vertically downward direction, weight always act in vertically downward direction, in vertically downward direction, weight always act in vertically downward direction। ठीक है, बना लीजिए इस डायग्राम को। अब कोई वेट पूछेगा तो बताएंगे ना सही सही उसको, मास बता के नहीं ना आएंगे। उन लोग को बताने नहीं, उन लोग तो खाली पैसा का बात करना है। हो गया, आगे बढ़े। वेट के बाद दूसरे नंबर पे आता है, क्या क्या फोर्स आपको मिल सकता है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, है ना? एक तो क्या मिलेगा? वेट मिलेगा। दूसरा है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन।
सबसे पहले ये रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन है तो किसी एक्शन का ही होगा, है ना। अब समझेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इस तरह का डिजाइन सरफेस पे बना देते हैं ना ऐसे करके, तो ये बताता है कि फिक्स सरफेस है। कैसा है? फिक्स्ड सरफेस है ना। इस सरफेस के ऊपर हमने किया क्या बच्चों कि एक बॉडी को ले जाकर के रख दिया, ठीक है, ये बॉडी को रख दिए। अब इस बॉडी के पास क्या है? मास है, ठीक है। और अगर इस बॉडी के पास मास है तो ये बॉडी एक फोर्स लगाएगा। कौन सा? वेट। किधर लगाएगा? किधर लगाएगा? डाउनवर्ड। ये जो डाउनवर्ड लगेगा इधर, ये वेट हो गया, है ना। अब आगे की बात, आपने को पता है कि ये अगर वेट लग रहा है तो ये तो एक्शन हो गया, तो इसका एक रिएक्शन भी होगा, हाँ या ना। वेट जो लग रहा है क्या होगा इसका? रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट में एक रिएक्शन काम करेगा, और इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। तो याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन इज अ रिएक्शनरी फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स? रिएक्शनरी फोर्स। ये कब आता है, कब दिखेगा ये आपको, कब काम करता है ये? इससे पहले वाले में काम किया था क्या? इससे पहले वाले में काम किया था? नहीं किया था ना। इसमें क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे दो सरफेस कांटेक्ट में आ गया है, एक इस बॉडी का सरफेस और एक फिक्स सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन इज अ रिएक्शनरी फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे, पक्का है कि वहां पे क्या काम कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा। समझ में आया क्या बोले? हाँ या ना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कौन सा फोर्स है? रिएक्शनरी फोर्स है। कब काम में आता है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। अब दूसरी बात, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो हमेशा ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए तो नॉर्मल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल, है ना। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमेशा ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। याद रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। हाँ, सब में बताएंगे अभी, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। मान लीजिए ये एक दीवार है ना। हमने किया क्या कि इस दीवार में एक बॉडी को लाके इस तरह से लगा दिए, ठीक है। तो बाबू ये तो अपने आप ऐसे रहेगा नहीं, कि रह जाएगा? बंदे कर दिए। चलिए देखेंगे इधर, देखेंगे इधर, हाँ, सुनेंगे। ये बॉडी है, ये बॉडी अपने आप ऐसे टिक पाएगा क्या? दीवार पे लगा देंगे तो टिका रहेगा? नहीं ना, टिका रहेगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है किसी के पास? या ये बॉडी देखिए ना, सिंपल सा, ये बॉडी है ना मेरे पास, ठीक है। क्या इस बॉडी को ऐसे करके हम इसके ऊपर रख देंगे तो ये रह जाएगा इसके ऊपर? नहीं ना रहेगा। इसको इसके ऊपर रखने के लिए हमको इधर से एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखेंगे इधर ना, तो इस बॉडी पे हमने इधर एक फोर्स लगाया, ये फोर्स हमने लगाया, ठीक है। तो ये इस बॉडी को इधर दबाएगा, ठीक है।
अब हम पूछे आपसे कि बताइए इस पे और कौन कौन सा फोर्स और किधर किधर काम कर रहा होगा, तो क्या बताएंगे आप? इस पे और कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? देखिए ये बॉडी है, इसके पास मास है। मास है तो मास की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड में एक फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। तो ये तो वेट हो गया, कितना हो गया वेट? mg के बराबर हो गया। और कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन किधर कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन काम अपोजिट ऑफ, हाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर मतलब इधर क्या कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा। समझ में आया बात? हाँ या ना? ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शनरी फोर्स है। क्या फोर्स है? रिएक्शनरी फोर्स। ये दूसरा केस हो गया। मान लेते हैं कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक ये बॉडी है, इस बॉडी को ले जाकर के क्या किए? रख दिए। ठीक है, ये बॉडी को यहाँ पे इसके ऊपर ले जाके रख दिए। अब बताइए इस बॉडी के पास मास भी है। अब क्या होगा? अब नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करेगा? वेट किधर काम करेगा? और भी कुछ अगर लगेगा तो किधर लगेगा? बता सकते हैं क्या? वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर में बाबू? हम्म, ऐसे स्ट्रेट ऐसे लगेगा, देखिए तो ऐसे। ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। कैसे लगेगा वेट? ऐसे मतलब बताइए। ऐसे, ये और कोई? स्लोप के अलावा ऐसे। चलिए सुनेंगे अभी इधर, है ना? तीन लोगों का जवाब आया है, देखेंगे अभी इधर। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? वेट। मैंने बोला कि वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा। किधर काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड है? क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड है? तो ये वेट होगा, हाँ या ना? वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, चाहे आपका बॉडी का या इंक्लाइंड कैसा भी रहे। ठीक है, लेकिन जो वेट है वो हमेशा किधर काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कभी भी ऐसे नहीं काम करेगा। कभी ऐसा होगा कि बॉडी को हम छोड़े, बॉडी ऐसे जाने लगे, या ऐसे छोड़े तो ऐसे जाने लगे? जब भी बॉडी को छोड़ेंगे सीधा जाएगा ना, हाँ या ना? तो वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। अब आगे बोलिए। नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा किधर? कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। कांटेक्ट के परपेंडिकुलर किधर? इधर, इधर, हाँ। देखिए ये है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, हाँ या ना? और सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ ना, ये तो कभी परपेंडिकुलर नहीं ना होगा, ये तो एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया ये? नॉर्मल। अरे ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो भी दिख रहा होगा आपको, ये उसके परपेंडिकुलर में काम करेगा। याद रहेगा? ठीक है, समझ गए बात कि नहीं समझे? ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? रिएक्शनरी फोर्स है। कब काम करता है?
व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। जब तक दो सरफेस कांटेक्ट में होगा नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक नॉर्मल रिएक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। देखिए इसमें इट इज अ रिएक्शनरी फोर्स, it is a reactionary force, it is a reactionary force that comes into play, that comes into play, that comes into play when two surfaces are in contact, that comes into play when two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact, that comes into play when two surfaces are in contact। ठीक है, बनाइए तीनों केस बनाइए जल्दी जल्दी। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये सब याद रखना है। तो आगे बढ़े। अब जब हम आपको ये सब बताए तो क्या हुआ फिर बताइए तो। हम्म, ये सब देख के, ये सब सुन करके क्या हो गया, क्या बढ़ गया आप लोग का नॉलेज बढ़ा, और कॉन्सेप्ट बढ़ा, और फिजिक्स का नाम सुन के क्या बढ़ता है, क्या होता है फिजिक्स का नाम सुन के। सबसे पहले फिजिक्स का नाम सुन के होता है टेंशन। नेक्स्ट फोर्स है टेंशन। क्या है, टेंशन। क्या, ठीक है। तो एक हमने वेट पढ़ा, एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा, और अब क्या पढ़ेंगे, टेंशन।
ठीक है, अब ये टेंशन में क्या है सुनेंगे। दो बॉडी है मेरे पास, मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है मेरा फिक्स सरफेस, है ना। यहाँ पे हमने किया क्या है, दो बॉडी को इस तरह से मान लीजिए मैंने वायर से या थ्रेड से या रोप से जोड़ दिया है, ठीक है। जब तक जोड़े हैं तब तक ठीक है ना। ये बहुत मान लेते हैं इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब किए क्या कि इधर लगा दिया मैंने एक फोर्स। अब क्या होगा बताइए, जैसे फोर्स लगाएंगे बताइए क्या होगा। जैसे फोर्स लगाएंगे तो रस्सी खिंचाएगा, है ना। और रस्सी जहां खिंचाया तो टेंशन आएगा, ठीक है। थ्रेड में, रोप में, वायर्स में, ठीक है, ये सब में आपको टेंशन देखने को मिलेगा। बेल्ट में ये सब में क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा, ठीक है ना। तो टेंशन क्या है, ये एक स्ट्रेचिंग फोर्स है। क्या है ये, स्ट्रेचिंग फोर्स। अब सर ये काम किधर करता है, तो याद रखेंगे सबसे पहले टेंशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, रोप में, थ्रेड में, वायर्स में, और क्या बोले, बेल्ट में, ये सब में, है ना। देखिए ये जो रस्सी है, इससे इस मास का ये वाला एंड मोड़ जोड़ दिए हैं और इस मास का ये वाला यहाँ पे इस पॉइंट पे जोड़ दिए हैं। इस रस्सी को दो अलग अलग पॉइंट पे जोड़े हैं ना, तब ना बंधाया हुआ है, ठीक है। जिस पॉइंट पे रस्सी बंधाया हुआ है टेंशन हमेशा उससे दूर जाता हुआ काम करेगा। क्या बोला मैंने, जिस पॉइंट पे रस्सी बंधाया हुआ है टेंशन हमेशा उससे दूर जाता हुआ काम करेगा। याद रहेगा, हाँ या ना। क्या बोले, समझ में आया। टेंशन एक रिएक्शनरी फोर्स है, क्या है, सॉरी स्ट्रेचिंग फोर्स है। टेंशन एक स्ट्रेचिंग फोर्स है। ये कब लगेगा, जब आप खींच रहे होंगे। समझ में है ना, क्या खींचेंगे, रस्सी खींचेंगे, बेल्ट खींचेंगे, रोप खींचेंगे, यही खींचेंगे। तो ये एक स्ट्रेचिंग फोर्स है। इसलिए आपको पता कैसे चलेगा इसका डायरेक्शन किधर है, तो जहां पे वो बंधा हुआ है वहां से क्या होगा, वो दूर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब सुनेंगे, एक रस्सी में एक ही टेंशन होगा, कभी भी एक रस्सी में दो अलग अलग टेंशन नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर का वैल्यू 20 हो जाए, इधर का वैल्यू 40 हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक रस्सी में एक ही टेंशन काम करता है। रस्सी चेंज, टेंशन चेंज। समझ में आया बात, लिखेंगे टेंशन, टेंशन लिखेंगे। इट इज अ स्ट्रेचिंग फोर्स, it is a stretching force which always acts, which always acts, which always acts, which always acts going away from point of contact, which always acts going away from point of contact, from point of contact, ठीक है। उसके नीचे एक लाइन में लिखेंगे टेंशन
will be seen in threads, ropes, wires, belts, ये सब में आपको टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात, है ना? तो उसको डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, तो ये 3 फोर्स के बारे में आप लोगों को जानना था फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास से हम लोग अब बनाएंगे इसके ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, समझ गए? ये वाला पार्ट में 2 तरह से बनाएंगे, जब बॉडी रुका हुआ होगा, जब बॉडी मूव कर रहा होगा। उसके बाद फिर हम लोग फ्रिक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देख लीजिए।